हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डॉग बाइट इन चिल्ड्रन। और काफी सारे पेरेंट्स की काफी सारी क्वेरीज होती है। तो क्या क्या क्वेरीज होती है? नंबर 1 है व्हाट टू डू फर्स्ट आफ्टर बिटन बाय डॉग, कैट और मंकी। नंबर 2 है वैक्सीनेशन इन डॉग बाइट डिपेंड्स ऑन विच कैटेगरी ऑफ द बाइट्स। नंबर 3 है कितने डोजेज लगेंगे रैबीज वैक्सीन के। नंबर 4 है रोल ऑफ ह्यूमन रैबीज इम्यूनोग्लोबिन या फिर इक्वाइन रैबीज इम्यूनोग्लोबिन का क्या रोल है और डिफर कैसे करता है रैबीज वैक्सीन से, क्या वो जरूरी है देना। नंबर 5 है इफ नॉट टेकन वैक्सीन, अगर वैक्सीन नहीं लेते हैं तो क्या होगा। नंबर 6 है क्या क्या प्रिकॉशंस लें अगर ताकि हमारे बच्चे को डॉग बाइट ना कर सके। और नंबर लास्ट है नंबर 7, अगर दोबारा डॉग ने बाइट किया तो फिर से रैबीज वैक्सीन देने पड़ेंगे क्या। तो ये सारे क्वेरीज वन बाय वन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डॉग बाइट्स इंडिया में काफ़ी कॉमन है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और स्पेशली बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है। और माने तो WHO और इंडिया के रिसर्च डेटा के हिसाब से पर ईयर 75 लाख डॉग बाइट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डॉग बाइट्स के केसेस पाए जाते हैं वो महाराष्ट्र, नंबर 2 पे आता है तमिलनाडु, नंबर 3 पे आता है गुजरात और नंबर 4 पे बिहार। तो जाहिर सी बात है कि अगर डॉग बाइट्स के केसेस ज़्यादा है तो डेथ्स भी वहाँ पे ज़्यादा ही होंगे। जब भी बच्चे को डॉग बाइट होता है तो सबसे पहले क्या करें वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अच्छे पानी और स्टराइल वाटर से उसको क्लीन करना चाहिए। पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करें, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस उस पर लगाएं, लेकिन वुंड को कवर मत करें, उसको ड्रेसिंग वगैरह ना करें क्योंकि उससे वायरस अंदर ही रहेंगे और वो फैलने की क्षमता रख पाएगा। तो उससे उसे कवर ना करें। नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और टिटेनस का शॉट लें, जो कि कंपलसरी है टिटेनस का शॉट लेना। इनकेस ऑलरेडी टिटेनस का शॉट पहले लिया होगा तो नीडेड नहीं है। और एंटीबायोटिक का प्रोफिलैक्सिस चालू करें। साथ ही साथ फिर नियर बाय डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा डिपेंडिंग ऑन द वुंड कौन से कैटेगरी में आपका बाइट है, डॉग बाइट है, उसके हिसाब से उसको रैबीज़ वैक्सीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। स्ट्रीट डॉग है या फिर घरेलू पालतू डॉग है तो डिपेंड्स, अगर वो वैक्सीनेटेड है, इसके अलावा कहाँ पे वुंड साइट है, पैर पे है, हाथ पे है, कितना डीप है, इस हिसाब से डॉक्टर जो है डिसाइड करेगा कि आपको बच्चे को रैबीज़ वैक्सीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो कैटेगरी 1 में WHO ने जैसा बताया है कि अगर बच्चे के पैर हाथ में अगर आपका डॉग जो है लीकिंग कर रहा है, मतलब सिर्फ चाट रहा है उसको, तो कोई भी वैक्सीन या ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के हाथ पैर में ब्रोकन स्किन दिख रहा है, थोड़े से माइनर स्क्रैचेस दिख रहे हैं लेकिन ब्लीडिंग नहीं है, सिर्फ सुपरफिशियल स्किन थोड़ा सा टेयर है बट ब्लीडिंग नहीं है, तो फिर सफिशिएंट है, रैबीज़ वैक्सीन ही सफिशिएंट है, उसके अलावा और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे का वुंड जो है, डॉग बाइट जो है, वो अगर काफ़ी डीप है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, कहीं पे भी नीचे पैर पे या हाथ पे या चेहरे पे, तो ये कैटेगरी 3 में बैठता है। और कैटेगरी 3 थोड़ा सा सीरियस इंजरी माना जाता है क्योंकि इसमें रैबीज़ वैक्सीन के अलावा रैबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है। तो दोनों ये इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस वक्त कैटेगरी 3 में ये आपको देना पड़ेगा। अब रैबीज़ वैक्सीन कितने डोजेज होते हैं तो डिपेंडिंग आप का जो डॉक्टर है वो आपको कहाँ पे वैक्सीन दे रहा है। अगर वो मसल में दे रहा है, जो कि हम लोग थाइस के या फिर डेल्टॉइड में भी दे सकते हैं, बच्चों में डेल्टॉइड यानी हाथ पे नहीं देते हैं तो थाइस पे ही देते हैं लेटरल एस्पेक्ट में, तो टोटल 5 डोजेज होंगे। कैसे दिए जाएंगे वो? 0 पहले दिन, जो जिस दिन बाइट हुआ, उसके बाद 3rd डे पे, फिर 7th डे पे, फिर 14th डे पे और लास्टली 28th डे पे। और अगर वो चमड़ी में देते हैं, डॉक्टर साहब चमड़ी में दे रहे हैं आपके, तो 4 ही डोज सफिशेंट है, तो वो भी ऑन द डे ऑफ बाइट्स 0, देन 3rd डे, 7th डे एंड लास्टली 21st डे पे। तो बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि 3 डोज लगेंगे, 4 डोज लगेंगे, 5 डोज लगेंगे। तो यहाँ पे ये सिंपल है, अगर इंट्रामस्कुलर है तो 5 डोज, अगर इंट्राडर्मल है तो 4 डोज, 3 डोज वगैरह नहीं है, सिर्फ 4 या 5 डोज। ह्यूमन रैबीज़ इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? ह्यूमन रैबीज़ इम्यूनोग्लोबिन कैटेगरी 3 में ही दिया जाता है और ये सिंगल इंजेक्शन रहता है। और ये जहाँ पे वाइट होगा, जहाँ पे वुंड होगी, जहाँ पे डीप डेप्थ ऑफ द वुंड रहेगी, उसी साइट पे दिया जाता है डायरेक्टली। काउंट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ किलोस, बच्चे का वेट क्या होता है उसके हिसाब से वो डोज लिया जाएगा और उस वुंड साइट पे ही दिया जाएगा, क्योंकि वो उस वुंड साइट पे जो भी रैबिट का वायरस होगा उस पर ही डायरेक्ट एक्शन किया जाता है। और इस इम्यूनोग्लोबिन का एक्शन विद इन
2 या 3 दिन में यानी 72 आवर्स में चालू हो जाता है। मैं बता दूँ यहाँ पे रेबीज़ वैक्सीन का जो एक्शन है वो 2 हफ्ते बाद चालू होता है, 2 से 3 हफ्ते बाद। वहीं इम्यूनोग्लोबिन का जो एक्शन है वो तुरंत चालू होता है, जो कि 2 से 3 दिन में, इसलिए उसे कैटेगरी 3 में रखा गया है। अब बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि दोबारा अगर डॉग हमने वैक्सीन तो ले ली, चलो हमने 4 डोज़ ले लिए या जो भी 5 डोज़ ले लिए, तो अगर कुछ 3 या 4 महीने बाद दोबारा डॉग ने अगर बाइट किया तो फिर कितने डोज लगाना पड़ेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? तो इसमें ये आंसर है, इसमें आपको 2 डोजेस लगाने पड़ेंगे। वापस से जो डोज़ आएगा 0 और 3rd, मतलब पहला जिस दिन आपका बाइट होगा और सेकेंड जो डोज़ होगा वो 3rd डे पे लगाना पड़ेगा। अब इसमें काफ़ी पेरेंट्स का यह भी क्वेश्चन आता है कि भाई मेरा पालतू पला हुआ डॉग है जिसको मैंने वैक्सीनेट किया हुआ है, तो इस केस में अगर उसने भी बाइट किया तो आपके बच्चे मतलब फिर बच्चे को वैक्सीन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देखिए, जो रैबीज़ बीमारी है ये इसका ट्रीटमेंट कुछ भी अवेलेबल है, तो इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। आपको अगर आपका पालतू डॉग भी बाइट कर रहा है, सस्पिशियस भी नहीं है कि भाई उसको बीमारी है या नहीं है, तो भी आपके बच्चे को आपको रैबीज़ वैक्सीन देना पड़ेगा। इसमें आपको सेम शेड्यूल 5 या 4 डोज डिपेंडिंग देने पड़ेंगे, कंपलसरी है। इसके अलावा क्या क्या अगर नहीं देते हैं वैक्सीन और तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? तो रैबीज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड बुखार आता है, दर्द होना, जहाँ पे वुंड है वो साइड पे दर्द होता है, झटके आना चालू होते हैं, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, इर्रेलेवेंट बिहेवियर चालू हो जाता है और लास्टली पानी से डरना चालू हो जाते हैं, तो और झटके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें काफ़ी तबीयत बिगड़ती है और आईसीयू में बच्चा लैंड होता है और बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो बेहतर है कि डॉग बाइट होने ही ना दें। तो अपने बच्चों को ट्रेन करें कि भाई डॉग के आजू बाजू ना रहें, और अगर डॉग आपका डॉग है या स्ट्रीट डॉग है, वो सो रहा है या फिर खाना खा रहा है या फिर पानी पी रहा है या किसी 2-3 डॉग के बीच में कुछ फाइट चल रही, तो उस टाइम में बच्चे ने उस तरफ में जाना ही नहीं चाहिए। ये आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, काउंसलिंग करें। इसके अलावा उनकी पूँछ को भी बहुत सारे बच्चे हाथ लगाते हैं, तो वो सब चीज़ें ना करें और इस खतरे से, इस डॉग बाइट से, रैबीज़ से बचें। अब तक के हमने बात की थी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बारे में, मतलब डॉग बाइट होने के बाद जो ट्रीटमेंट लगता है या जो वैक्सीन लगते हैं उसके बारे में। तो ये हम प्रिकॉशनरी पहले डॉग बाइट होने के पहले ही ले सकते हैं क्या? तो आंसर है येस, हम ले सकते हैं और उसके डोजेज होते हैं 3। तो यहाँ पे हम 3 डोज देते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है उसको। तो अगेन शेड्यूल जो रहता है 0, 3 एंड 21st डे। तो जनरली कौन लोग ये लेते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस? कौन से लोग लेते हैं? जनरली जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ काम करते हैं या जू में काम करते हैं या उनके घर में ही बहुत सारे पेट्स है, कैट्स है, डॉग्स है, तो जनरली ये लोगों को डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आप प्रिकॉशनरी आप ये प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन ले लीजिए, रैबीज़ वैक्सीन, ताकि कभी अगर बाइट हुआ तो आपको फिर से 5 डोज देने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको सिर्फ 2 डोज देना पड़ेंगे। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमने कुछ पेपर्स में ये भी पढ़ा है कि वैक्सीन देने के बाद भी, मतलब वैक्सीन भी दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया, फिर भी डेथ हो गई। इसमें आपका क्या कहना है? तो कैसा है कि हर केस टू केस डिफ़र करता है। हो सकता है कि जो पेशेंट की डेथ हुई हो उसके इम्यून सिस्टम थोड़ी सी वीक हो, या फिर जिस डॉग से बाइट हुई तो हो सकता है वो वायरस काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में हो, और जैसे कि आपको पता है रैबीज़ जो वायरस रहता है जनरली ब्रेन में अफेक्ट करता है। तो अगर नियर बाय ब्रेन, मतलब सर में, फेस पे या फिर अपर चेस्ट बॉडी या हैंड पे अगर बाइट होता है तो उसकी रिस्क ज़्यादा रहती है कंपेयर टू लोअर बॉडी पे। तो उसके भी काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो हम लोग उस पर डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि रैबीज़ वैक्सीन कुछ काम की नहीं है और इम्यूनोग्लोबुलिन काम का नहीं है। अगर ये चीज़ें काम की नहीं रहती है तो काफ़ी सारा जो डेटा है अब तक के WHO का, तो वो सब गलत होता था। तो काफ़ी काम के हैं रैबीज़ वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन, और समय समय पे काफ़ी प्रिकॉशनरी है। अब कुछ एक्सेप्शन और रेयर केसेस होते हैं जिसके रीजंस अलग होते हैं, और वो हम लोग जब तक कि उसमें डीप हम जानते नहीं हैं, उसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है, उसमें डीप डेटा जमा करना पड़ेगा, तो ही उसके बारे में हम ठीक तरह से बता पाएंगे कि किस वजह से वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद भी डेथ हुई थी। तो आई होप सारे क्वेरीज मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए हैं।
आप ये नॉलेज आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ऐसे और भी आगे एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।